पिछली बार एपिसोड 1 में आप देख चुके हैं समीर ड्वायर एक तन्हा आर्किटेक्ट को एक पुराना लेटर मिलता है, हैरोज ग्रेंज आपकी विरासत। वो निकल पड़ता है एक पुरानी सुनसान घर की तरफ जहां हवा रुक जाती है और दीवारें देखने लगती हैं। पहली ही रात कदमों की आहट, खराश की आवाज और एक फिजा जो जिंदा लगती है। समीर नहीं जानता था कि जिस घर में वो आया था वो उसका इंतजार कर रहा था। अब आगे। सुबह की पहली कमजोर रोशनी ने कमरे के अंधेरे को पूरी तरह मिटाया नहीं था, सिर्फ उसे भूरे रंग में रंग दिया था। समीर की आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ देख नहीं रहा था। उसका जिस्म, उसका जहन सब एक लम्हे के लिए सुन्न हो चुके थे, जैसे किसी ने उसकी रूह को जिस्म से अलग कर दिया हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता हकीकत ने उसके दिमाग पर दस्तक दी। जमीन। उसने पलकें झपकाई, रोशनी थोड़ी और साफ हुई और वो निशान और भी वाज़ेह हो गए। गीली काली मिट्टी के निशान। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक सरगोशी उसके अंदर से उभरी। दहशत एक ठंडी लहर की तरह उसके पैरों से होती हुई उसकी गर्दन तक पहुंची। उसका जिस्म बर्फ जैसा ठंडा और लकड़ी जैसा सख्त हो गया। वो हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके आज़ा ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। वो सिर्फ एक कैदी की तरह लेटा हुआ उन निशानों को देख सकता था। वो सिर्फ निशान नहीं थे, वो एक पूरी दास्तान थे जो रात के अंधेरे में लिखी गई थी। उसने अपनी आंखों से उनका पीछा करना शुरू किया। निशान हॉल से आने वाले दरवाजे के नीचे की झिर्री से शुरू हुए थे, फिर धीरे धीरे एक शिकारी की तरह उसके स्लीपिंग बैग की तरफ बढ़े थे। निशान स्लीपिंग बैग के गिर्द एक मुकम्मल दायरा बनाते थे, इतने करीब कि समीर सोचकर ही कांप उठा कि रात में अगर उसने जरा सी करवट भी ली होती तो उसका हाथ उस अनदेखी गीली चीज से छू जाता। उसका जिस्म अचानक से कांप उठा। कोई उसे सोते हुए देख रहा था। चक्कर पूरा करने के बाद निशान वापस उसी दरवाजे की तरफ मुड़ गए और फिर से उस झिरी के नीचे से होते हुए गायब हो गए। तब उसके अंदर का आर्किटेक्ट जागा। उसकी लॉजिकल तरकीब पसंद सोच ने खौफ के आगे एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की। छत से पानी टपका होगा, उसने ऊंची आवाज में कहा, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो। उसने ऊपर देखा। छत सूखी थी और धूल से आटी हुई थी। वहां सीलन का कोई निशान नहीं था। मेरे जूते, हाँ, रात को मैं बाहर गया हूँगा। हाँ, शायद। उसने अपने स्लीपिंग बैग के पास पड़े जूतों की तरफ बढ़ा। जूतों के ऊपर वाले हिस्सों पर सूखी मिट्टी लगी थी। उसने एक जूते को उठाकर जमीन पर बने निशान से मिलाया। फर्क साफ था। जमीन पर बने निशान ज्यादा लंबे, ज्यादा पतले थे। उनकी शक्ल में एक गैर फितरी खींचाव था। उसकी हर दलील, हर लॉजिकल वजाहत इस घर की खामोशी में टूट कर बिखर रही थी। आखिरकार उसने वो किया जिससे वो सबसे ज्यादा डर रहा था। वो घुटनों के बल नीचे बैठा, उस जगह जहां निशान सबसे गहरे थे। उसने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। एक पल के लिए रुका, फिर उसकी उंगली ने उस गीली मिट्टी को छुआ। एक अनजानी शदीद ठंडक उसकी उंगली से उसके पूरे जिस्म में फैल गई। मिट्टी अब भी नम थी और वो बू, वो अजीब सी मतलियावर बू, जैसे समंदर का नमकीन पानी, सड़ी हुई काई और किसी अनजान जानवर के गोश्त की हो। उसने घिन से अपनी उंगली अपनी जीन्स पर रगड़कर साफ की, लेकिन वो एहसास और वो बू उसके जहन से चिपक गई। यही वो लम्हा था जब उसके अंदर का हौसला पूरी तरह टूट गया। वो लड़खड़ाता हुआ उठा
और स्टडी रूम से बाहर हॉल में आया। उम्मीद की एक आखिरी कमज़ोर सी किरण अभी भी बाकी थी। मैंने दरवाज़ा खुला छोड़कर सोया हूँगा। उसने अपनी नज़रें घर के मेन दरवाजे पर जमाईं और उसकी उम्मीद ने वहीं दम तोड़ दिया। दरवाजे पर लगा भारी लोहे का कुंडल अपनी जगह पर मजबूती से लगा हुआ था। उसने आगे बढ़कर उसे छुआ। वो ठंडा था और ठोस, उसे हिलाना नामुमकिन था। ताला बाहर से नहीं, अंदर से बंद था। इसका मतलब साफ था, जो भी था वो पहले से ही घर के अंदर था, या शायद वो हमेशा से ही यहाँ था और अब उसने समीर को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना शुरू कर दिया था। दोपहर की बेनूर रोशनी घर के अंदर दाखिल होकर धूल और अंधेरे से मिलकर एक अजीब, बीमार सी सुरमई रोशनी बना रही थी। खौफ अब भी समीर की रगों में दौड़ रहा था, लेकिन उस खौफ के नीचे एक और एहसास पनप रहा था, गुस्सा। एक ऐसी मजबूरी जो उसे कह रही थी कि वो एक चूहे की तरह इस कैद खाने में छुपकर नहीं बैठ सकता। भागने का ख्याल एक धुंधला वहम बनकर रह गया था। कहाँ जाता वो? उसी सुनसान सड़क पर जहाँ साए उसका पीछा कर रहे थे। इस घर ने उसे अंदर खींच लिया था। ये एक जाल था और जाल से निकलने के लिए जाल को समझना ज़रूरी था। उसके अंदर का आर्किटेक्ट जो बरसों से सोया हुआ था, अब एक अलग मकसद के लिए जाग उठा था। उसे इस घर की बुनियाद, इसकी साख्त और इसके राजों को समझना था। अगर मरना ही है, वो खुश्क होठों से बड़बड़ाया, तो कम से कम ये जानकर मरूंगा कि मुझे मार कौन रहा है। इस नए मायूस कुन इरादे के साथ उसने हॉल में कदम रखा। ये हॉल घर का दिल लगता था। ऊपर जाती हुई सीढ़ियां अंधेरे में घुलती थीं, जैसे किसी अनदेखे जहन्नुम की तरफ जा रही हों। दीवारों पर लगे दर्जनों पोर्ट्रेट्स खामोशी से उसे घूर रहे थे। इनके चेहरे वक्त और नमी की वजह से मिट चुके थे और अब वो सिर्फ काले बेचेहरा साए लगते थे, जैसे इस घर के गुनाहों के बेनाम गवाह हों। वो दीवार के साथ चलता गया, हर पोर्ट्रेट के पास एक लम्हे के लिए रुका। हर तस्वीर से एक ही एहसास उभरता, मायूसी, तर्क दुनिया और एक ठंडी बेहिसी। लेकिन फिर उसकी नज़र उस पर पड़ी, एक तस्वीर जो बाकियों से बिल्कुल अलग थी। वो एक औरत की तस्वीर थी जो एक अंधेरी वेलवेट की कुर्सी पर बैठी थी। उसने गहरे नीले रंग का लिबास पहना था और उसके काले बाल एक जूड़ा में बंधे थे। उसका चेहरा इतनी तफसील से बनाया गया था कि एक पल के लिए समीर को लगा वो तस्वीर नहीं, एक खिड़की है जिसके पार एक जिंदा औरत बैठी है। और उसकी आंखें, उन आंखों में इस घर के तमाम राज, तमाम दुख दफन थे। उनमें एक ऐसी समझदारी थी जैसे वो न सिर्फ समीर को देख रही हों, बल्कि उसके अंदर उसकी रूह तक को पढ़ रही हों। उनमें एक सवाल था, एक अफसोस और एक इंतज़ार, जैसे वो बरसों से किसी का इंतज़ार कर रही हो। समीर उस तस्वीर की तरफ खींचा चला गया। उसने एहतियात से कदम उठाए, जैसे किसी मुक़द्दस जगह में दाखिल हो रहा हो। जैसे ही वो तस्वीर के सामने खड़ा हुआ, उसे अपनी गर्दन पर एक अजीब ठंडक महसूस हुई। यहाँ आवाज़ इतनी हल्की थी कि शायद वो सिर्फ एक वहम थी, लेकिन उसने उसे सुना था। समीर तेजी से पीछे मुड़ा। हॉल खाली था, हवा में धूल के ज़र्रात थे, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने वापस तस्वीर को देखा। औरत की आंखें अब भी उसे ही देख रही थीं। उसे लगा जैसे वो कह रही हों, हाँ, यहाँ। उसी वक्त उसकी नज़र पोर्ट्रेट के बिल्कुल नीचे दीवार के एक हिस्से पर पड़ी। वहाँ वॉलपेपर का कोना फटा हुआ था
ऊपर की तरफ उखड़ा हुआ था, उसका रंग जर्द हो चुका था और वो कागज से ज्यादा एक सूखे हुए पत्ते जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अंदर से किसी ने खुरोंचा हो। समीर ने कांपते हाथों से उस कोने को छुआ। वॉलपेपर उसके हाथ में आते ही टूटकर गिर गया और उसके पीछे दीवार के सुरमई प्लास्टर पर किसी ने अपने नाखूनों से गहरी तकलीफदेह लकीरें खोदी थीं। वो लिखाई नहीं थी, वो एक चीख थी जिसे पत्थर में कैद कर दिया गया था। 3 लफ्ज़, ये देखती है। समीर की सांसें रुक गईं। उसने धीरे से अपनी नज़रें ऊपर उठाईं और वापस उस तस्वीर को देखा। इस बार उस औरत की आंखों में न दुख था न अफसोस, उनमें सिर्फ बेरहम और मुस्तकिल एतराफ़ था, जैसे वो कह रही हों, हाँ मैं देखती हूँ, मैं हमेशा से देखती आ रही हूँ। ये देखती है। ये लफ्ज़ अब समीर के दिमाग में एक जिंदा चीज़ की तरह गूंज रहे थे। पोर्ट्रेट में कैद उस औरत की बेरहम आंखें उसे अब भी अपनी पीठ पर महसूस हो रही थीं। उसके पास अब 2 रास्ते थे, या तो वो खौफ से हार मानकर किसी कोने में छुप जाए और अपनी मौत का इंतज़ार करे, या फिर इस घर के उस अगले राज का सामना करे जिसे सुबह से वो नज़रअंदाज कर रहा था। डर और खौफ के बावजूद उसने हिम्मत दिखाई और वो रास्ता चुना जो उसे पहले कभी हिम्मत न होती चुनने की। उसने खुद को उस पोर्ट्रेट के असर से आज़ाद किया और हॉल के सबसे दूर अंधेरे कोने की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। हर कदम एक अनजानी जंग जैसा था। पुराने फ्लोरबोर्ड्स उसके वजन तले इस तरह चीख रहे थे जैसे उसे आगे बढ़ने से रोकना चाहते हों। जैसे जैसे वो उस कोने के करीब होता गया, हवा में एक नागवार तब्दीली आने लगी। हवा में गर्मी का एहसास खत्म हो गया था। अब सर्दी इस हद तक ज्यादा हो गई थी जो कपड़ों के पार होकर सीधा हड्डियों में उतर रही थी। ये ठंडक किसी एसी या बर्फ की नहीं थी, ये एक कब्रिस्तान जैसी ठंडक थी जो जिंदगी को अपने अंदर जज्ब कर रही थी। और फिर उसने दरवाजे को साफ देखा। ये घर के बाकी दरवाजों जैसा नहीं था। ये काली सियाह माइल लकड़ी का बना था जिस पर वक्त ने अनगिनत खराशें डाल दी थीं। लेकिन इसकी सबसे खौफनाक चीज़ इसके बिल्कुल बीच में खुदा हुआ निशान था, एक आँख। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं था, ये एक असली इंसानी आँख की तरह बनाया गया था, गहराई से खुदा हुआ, जिसकी पुतली एक ऐसे ना खत्म होने वाले सुराख जैसी लगती थी जो अंधेरे में घुलती जा रही हो। समीर को एक पल के लिए वहम हुआ कि लकड़ी की ये आँख असल में उसे देख सकती है। इसका हैंडल जंग आलूद पीतल का था जो एक मुड़े हुए सांप की शक्ल में ढल गया था। एक अजीब सी घिन के बावजूद उसने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने पीतल को छुआ, एक झटका उसके पूरे बाजू में लगा। उसने जोर से हैंडल को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से घुमाने की कोशिश की। हैंडल जरा भी नहीं हिला। ऐसा लगा जैसे दरवाजा सिर्फ बंद नहीं बल्कि दीवार का ही एक हिस्सा हो, जैसे उसे सदियों पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया गया हो। हार कर उसने एक आखिरी मायूस कुन कोशिश की। उसने अपना कान उस ठंडी सियाह माइल लकड़ी से लगा दिया। दरवाजे के पार से कोई आवाज नहीं आ रही थी, एक भी नहीं। एक ऐसा भारी इंतजार करता हुआ सन्नाटा जैसे वक्त खुद इस दरवाजे के पीछे सांस रोक कर खड़ा हो। एक पल के लिए समीर को लगा कि शायद यहाँ कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बंद कमरा है। उसने सुकून की सांस लेने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी आवाज दरवाजे से होती हुई फर्श में और फर्श से होती हुई सीधा समीर के सीने में एक चोट की तरह लगी। वो एक घुटी हुई चीख मारता हुआ पीछे की तरफ गिरा, अपने ही पैरों में उलझकर फर्श पर। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो जमीन पर घुटनों और हाथों के बल एक जख्मी जानवर की तरह पड़ा था। उस दरवाजे से दूर खिसकने लगा। ये कोई हवा या लकड़ी की आवाज नहीं थी, ये एक जवाब था, एक साफ जानबूझकर दिया गया और इंतहाई दुश्मनाना जवाब।
दरवाजे के पीछे जो भी था वो जानता था कि समीर बाहर है। समीर जमीन पर पड़ा उस दरवाजे को दहशत से देखता रहा। उस एक धमाक ने उसके अंदर की हिम्मत के आखिरी कतरे को भी खुश्क कर दिया था। उसका जिस्म अब भी कांप रहा था। उसे यहाँ से भागना था, इस कमरे से, इस हॉल से, इस घर से। लेकिन वो जानता था कि ये अब नामुमकिन है। ये घर एक जिंदा मौत का कुआं था और वो इसमें गिर चुका था। वो लड़खड़ाता हुआ उठा और वापस उस स्टडी रूम की तरफ भागा जो अब उसे इस जहन्नुम में वाहिद पनाहगाह लग रहा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और उसके आगे डेस्क को अपनी पूरी ताकत से घसीट कर लगा दिया। एक कमज़ोर सी रुकावट, एक बचकानी कोशिश, लेकिन इस वक्त उसके खौफजदा दिमाग के लिए ये एक किले जैसी थी। वो दीवार से पीठ लगाए ज़मीन पर बैठ गया, अपने घुटनों को सीने से लगाए। सन्नाटा। लेकिन अब ये सन्नाटा खाली नहीं था। ये भरा हुआ था एक अनदेखी मौजूदगी से, एक इंतज़ार से। वो जानता था कि घर उसके अगले कदम का इंतज़ार कर रहा है। उसे जवाब चाहिए थे, कोई हथियार चाहिए था, इस खौफ के खिलाफ, इस नामालूम दुश्मन के खिलाफ। वो फिर ज़मीन से उठा और कमरे में मौजूद उस पुरानी भारी डेस्क की तरफ लपका। उसने इसकी दराज़ें खोलना शुरू कीं, एक ऐसी वहशत के साथ जैसे उसकी ज़िंदगी का दारोमदार इसी पर हो। पुराने सूखे कागज़ हवा में उड़े, एक टूटा हुआ पेन फर्श पर गिरा। पहली 2 दराज़ें खाली थीं, तीसरी दराज अटकी हुई थी। उसने उसे पूरे ज़ोर से खींचा, लेकिन दराज अपनी जगह से नहीं हिली। गुस्से में समीर ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर एक ज़ोरदार झटका दिया। दराज एक चीख के साथ खुल गई और उसके नीचे एक छिपा हुआ खाना नजर आया और उस खाने के अंदर धूल में लिपटी हुई एक चीज़ रखी थी, एक डायरी। ये मोटे काले लेदर में बंधी हुई थी, जिसका लेदर वक्त के साथ सूख कर चटक गया था। उसे बंद करने के लिए पीतल का एक नफीस जंग आलूद क्लास्प लगा था। समीर ने आगे बढ़कर उसे उठाया। उसके हाथ में इसका वजन एक आम किताब से ज्यादा महसूस हुआ। उसने डेस्क पर बैठकर उसे अपने सामने रखा। एक पल के लिए वो सिर्फ उसे देखता रहा, जैसे इसे खोलने से कोई नई मुसीबत न आ जाए। फिर उसने लॉकेट खोला। उसने डायरी का पहला पन्ना खोला। पहली लाइन पर खूबसूरत पुरानी लिखाई में एक नाम लिखा था, आर्थर ड्वायर। समीर का सांस अटक गया। ड्वायर, उसका अपना खून, उसका अपना खानदान। लेटर में लिखा लफ्ज़ विरासत अब एक भयानक नए मतलब के साथ उसके सामने खड़ा था। उसने कांपते हुए पहली एंट्री पढ़ना शुरू की। स्याही हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन अल्फाज साफ थे। अक्टूबर 12, 1888। आज मैं इस घर का मालिक बन गया हूँ, या शायद ये घर मुझे अपना कैदी बना लिया है। हैरोज ग्रेंज एक मकान नहीं, ये एक कब्र है जो अपनी सांस नहीं छोड़ती। इसकी दीवारें प्यासी हैं, ये हमारी यादें पीता है, हमारे कहकहे पीता है, और हम रोज़ थोड़ा और खोखले हो जाते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खौफ इज़ाबेल के लिए है। उसकी हंसी अब एक सरगोशी जैसी लगती है। वो सारा दिन उस पोर्ट्रेट वाली खिड़की से बाहर देखती रहती है, जैसे किसी के लौटने का इंतज़ार कर रही हो। वो कहती है कि घर उसे बुलाता है। रात को वो कांपते हुए बताती है कि उसे दीवारों के पीछे से पानी की आवाज़ आती है। मैं उसे कहता हूँ कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन मैं झूठ बोलता हूँ। मैंने भी वो आवाज़ें सुनी हैं। अगर कोई भी ड्वायर मुस्तकबिल में ये पढ़ रहा है, तो मेरी एक नसीहत याद रखना, इस घर में अपनी अक्ल पर भरोसा मत करना, और इस आँख वाले दरवाजे के राज को राज ही रहने देना। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं, हमेशा के लिए। समीर। रात ने घर को अपनी सियाह चादर में इस तरह लपेट लिया था कि अब रोशनी का कोई निशान बाकी नहीं था। स्टडी रूम में समीर दीवार से पीठ लगाए डेस्क को दरवाजे के आगे आड़ा लगाए बैठा था। उसने स्लीपिंग बैग तक खोलने की हिम्मत नहीं की।
सोना अब सिर्फ एक ख्वाब बन गया था। उसके हाथ में बैटरी से चलने वाली एक कमजोर सी टॉर्च थी, जिसकी पीली रोशनी उसके सामने फर्श पर एक छोटा सा कांपता हुआ दायरा बना रही थी। ये दायरा ही अब उसकी पूरी कायनात था। इसके बाहर सिर्फ अंधेरा था और खौफ। उसकी गोद में आर्थर ड्वायर की डायरी खुली थी, लेकिन अब वो उसे पढ़ नहीं रहा था। उसके अल्फाज उसके दिमाग में छप चुके थे। दीवारों के पीछे से पानी की आवाज, आंख वाले दरवाजे को बंद ही रहने देना। घंटे गुजर गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर को अपने जिस्म में दौड़ते खून की आवाज भी सुनाई देने लगी। उसे लगा शायद आज की रात सुकून से गुजर जाए। शायद दिन में हुई हर चीज सिर्फ उसके डर का एक खेल था। तभी वो आवाज शुरू हुई। पहले ये इतनी हल्की थी कि समीर ने उसे नजरअंदाज कर दिया। ये पुराना घर है, चूहे होंगे, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन फिर आवाज बदल गई। ये चूहों की नहीं थी, ये ज्यादा आहिस्ता, ज्यादा वजनदार थी, जैसे कोई अपने लंबे सख्त नाखून दीवार के अंदर प्लास्टर पर एक कोने से दूसरे कोने तक घसीट रहा हो। आवाज उसके गिर्द एक चक्कर लगाती थी, कभी दाएं दीवार से, कभी बाएं। समीर ने सांस रोक ली। उसकी आंखें अंधेरे में उस आवाज का पीछा कर रही थीं। फिर आवाज बंद हो गई और एक नई आवाज ने उसकी जगह ले ली। एक कदम। समीर का जिस्म सख्त हो गया। उसने अपनी नजरें दरवाजे की तरफ उठाईं। लंबा गहरा वक्फा, फिर एक और खौफनाक आवाज, थोड़ी और करीब। कोई चीज बाहर हॉल में चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता उसके दरवाजे की तरफ आ रही थी। जैसे ही कदम दरवाजे के बिल्कुल पास आकर रुके, समीर ने दरवाजे के नीचे की झिर्री को देखा। हॉल की तरफ से आती चांद की हल्की रोशनी अचानक रुक गई। एक साया दरवाजे के बाहर आ खड़ा हुआ था। समीर को लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। कोई चीज बाहर खड़ी थी, उसकी बू ले रही थी। फिर डेस्क के पीछे छिपा हुआ दरवाजे का पीतल का हैंडल आहिस्ता से घूमा। हैंडल ने एक पूरा चक्कर काटा और जब ताला नहीं खुला तो वो जोर से खड़कने लगा। दरवाजे पर बाहर से जोर आजमाया जा रहा था। डेस्क, जिसे समीर ने किले की तरह समझा था, हर झटके के साथ थोड़ा सा हिल जाती थी। इसी लम्हे जब उसका पूरा ध्यान दरवाजे पर था, एक और आवाज, एक बच्चे की हल्की सी हंसी जो ऊपर से छत की तरफ से आ रही थी। और फिर उसके ठीक पीछे खिड़की के शीशे पर एक तेज दस्तक हुई। वो चीखता हुआ आगे की तरफ उछला और फौरन टॉर्च खिड़की की तरफ घुमाई। बाहर घुप अंधेरा था। बारिश कब की रुक चुकी थी। दरवाजे का खड़कना, ऊपर से आती हंसी, खिड़की पर होती दस्तक, ये सब एक साथ हो रहा था। घर उस पर हर तरफ से हमला कर रहा था। वो अपने कानों पर हाथ रखकर चीखना चाहता था और फिर अचानक सब कुछ बंद हो गया। एकदम मुकम्मल कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा। सन्नाटा शोर से ज्यादा खौफनाक था। समीर ने कांपते हुए अपने कानों से हाथ हटाए। इसी सन्नाटे में एक सरगोशी, न दरवाजे से न खिड़की से। ऐसा लगा जैसे कोई उसके ठीक कान के पास झुककर बोला हो। एक ठंडी नमकीन हवा का झोंका उसके गर्दन से टकराया। उस रात के बाद समीर सोया नहीं। वो सुबह तक उसी कोने में बुत बना बैठा रहा। जब सुबह की पहली सुरमई रोशनी ने कमरे को रोशन किया तो उसे लगा जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। उसने इंतजार किया। जब सूरज पूरी तरह निकल आया तब उसने हिम्मत करके डेस्क को दरवाजे से हटाया। उसने दरवाज़ा खोला। हॉल खाली था। सब कुछ पुरसुकून था। एक पल के लिए उसे यकीन हो गया कि ये सब एक बुरा सपना था,
थकान और दर्द से पैदा हुआ एक वहम। उसने सुकून की सांस ली और फिर उसकी नज़र फर्श पर पड़ी और उसका खून उसकी रगों में जम गया, गीली काली मिट्टी के निशान। लेकिन ये निशान सिर्फ उसके कमरे में नहीं थे, ये हॉल के मेन दरवाजे से शुरू हुए थे, उसके स्टडी रूम के बंद दरवाजे के नीचे से अंदर आए थे, उस जगह का पूरा चक्कर लगाया था जहां वो रात भर खौफ से बैठा था और फिर उसी तरह वापस हॉल में गायब हो गए थे। डेस्क का किला, दरवाजे का लॉक, सब बेकार था। जो भी चीज थी वो रात भर उसी के साथ उसी कमरे में कैद थी, या शायद वो कैद नहीं थी, वो आजाद थी। कैदी तो समीर था। समीर। पिछली बार समीर ने उसे देखा, लेकिन वो अपने पीछे क्या छोड़ गई? एक निशानी, एक नया राज, एक नई दहशत। अगली बार हैरोज ग्रेंज में, जब दीवारें रोना शुरू कर देंगी, जब एक सदियों पुराना दरवाजा खोलने के लिए एक कीमत मांगेगा, तो क्या समीर वो कीमत अदा कर पाएगा? और उस दरवाजे के पीछे हैरोज ग्रेंज की गहराइयों में क्या इंतजार कर रहा है? हैरोज ग्रेंज एपिसोड 3 हर इतवार रात 8 बजे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और शेयर हमें बेहतरीन कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया।